Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं। आपको एक चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, सीए इंटर वालों की बात कर रहा हूँ। बड़ा ही डिफिकल्ट लगता रहेगा एक चैप्टर। सर कौन सा? वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो है ना, जिसमें सब कुछ क्वेश्चन मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, उसमें आपके मॉड्यूल में 10 क्वेश्चन है। तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, डेली एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं डेली बोलता हूं तो शायद ऐसा भी हो कि दिन के मैं 3 वीडियो डाल दूं, एक एक क्वेश्चन के ऊपर सेपरेट वीडियो डालूंगा, ताकि क्या होगा, आपको बड़ी ही आसानी से जो क्वेश्चन रेफर करना है वो क्वेश्चन सीधा आप यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दूंगा, आके रेफर कर लो अगर कोई डाउट आता है तो। ठीक है, वीडियो का स्पीड फास्ट होगा, एक एक वर्ड बाय वर्ड सॉल्यूशन नहीं करूंगा, पर ओवरऑल पूरा आइडिया दे दूंगा कि भाई कैसे क्या ये चीज़ चल रही है, ये क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सब चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इज इट ओके? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जो सेम क्वेश्चन है, ये लास्ट अटेम्प्ट की आरटीपी में था, मैंने सॉल्व कराया था आरटीपी में। फिर भी हम लोग करते हैं आराम से, कुछ अमाउंट वगैरह इधर उधर किए थे, पर कंसेप्ट यही था क्वेश्चन का। पिछले टाइम का जो आरटीपी आया था ना, उसमें ये क्वेश्चन था, मैंने खुद ने कराया था तो मुझे याद है। ठीक है, मिस चार्ली, चार्ली करके कोई लेडी है जो कि अमेरिकन नेशनल है, गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे। चार्ली ने शादी की है राधे से, जो कि इंडिया का है, यूएसए में रहता है। शादी कहाँ हुई है? यूएसए में हुई है। शादी का डेट क्या है? ये है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। शादी कब हुआ है अपने को कोई मतलब नहीं है। एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16th of March 2020। ये डेट याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि 16 मार्च 20 को चार्ली क्या आई है, इंडिया में आई है। वो वापस यूएसए चली गई है 19/9/20 को, करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक क्या देखेंगे, ये इंडिया में रही है। ठीक है सर, ये पहला डेट है। फिर चार्ली वापस आई है, रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 27th of March। 27th of March 21 को वापस आई है। कब तक रही है सर? रही है जब तक भी रही अपना साल 31 मार्च 21 में खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक अपने को काउंट करना है। हम लोग कौन सा प्रीवियस ईयर देख रहे हैं? प्रीवियस ईयर 2021 देख रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। इज इट ओके? वाइल इन इंडिया सी परचेज अ शोरूम इन मुंबई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कितना टाइम वो इंडिया में रही है वो निकाल लेते हैं। तो 16 मार्च 20 से लेके 31 मार्च 20 तक को तो जाने देते हैं, क्योंकि वो तो पिछला साल था। ये साल में अप्रैल के कितने दिन? 30 डे, मई के 31 डे, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 19 डेज। फर्स्ट टाइम आई तभी इतना इंडिया में रही, और सेकेंड टाइम आई तभी 27 मार्च को आई है। तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन और रही है। तो यहाँ पे मैं 5 दिन और लिख देता हूँ, करेक्ट है। तो टोटल इंडिया में कितना रही है चार्ली? कैलसी ले लो, साथ में करो भाई, साथ में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 19 + 5, 177 डेज चार्ली इंडिया में रही है, करेक्ट है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस सर देखना है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? सबसे पहला कंडीशन होता है कि क्या वो 182 डेज इंडिया में रहती है या रहता है प्रीवियस ईयर में। तो ये केस में 182 डेज तो नहीं है सर, 177 डेज है। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। वो क्या, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, बेसिक कंडीशन पहला। दूसरे कंडीशन में हम लोग ये देखेंगे कि क्या पिछले 4 साल में वो 365 डेज इंडिया में रहती है क्या। तो यहाँ पे पिछले 4 साल में देखो, फर्स्ट टाइम ही इंडिया में आई है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टाइम इंडिया में आई है। तो पिछले 4 साल का तो सवाल ही नहीं उठता। पिछले 4 साल में तो कहाँ से लेके 16 तारीख से लेके ही फर्स्ट टाइम इंडिया में आई है। तो 31 डेज का मार्च होता है, उसमें से 16 मैं रिड्यूस कर देता हूँ, 16 तो काउंट होगा, 15 मैं रिड्यूस कर देता हूँ, तो 16 दिन इंडिया में रही है। रहना कितना चाहिए? 365 डेज रहना चाहिए, पर वो रहती कितना है? सिर्फ 16 डेज रहती है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि सेकंड कंडीशन में 2 कंडीशन होती है कि पिछले साल में प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज रहो, प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज रहो। तो पिछले 4 साल में 365 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। तो जो चार्ली है, अभी तक तो ये लग रहा है कि वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। फिर बाद में अगर ये जो अमेरिकन नेशनल है, अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहेगी, तो वो एक्सेप्शन वाला पार्ट आ जाएगा, करेक्ट है। हम लोग ने देखा था कि 2 एक्सेप्शन थे। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट करता है आके, तो सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखा जाता है।
फिर उसका एक एक्सेप्शन में अमेंडमेंट आया था, याद है कि पिछले 4 साल में वो 120 डेज इंडिया में रहती है प्लस 365 डेज रहती है, और उसका अगर टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है इंडियन ओरिजिन का इनकम, तो वो क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट मानी जाएगी। पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी तक अपन ने क्या सीखा है, वो नॉन रेजिडेंट है। करेक्ट है, अमेरिकन नेशनल नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो हम ये समझेंगे कि वो इंडियन ओरिजिन की पर्सन नहीं है, तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो मैं ये सब निकाल देता हूँ, वापस क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं स्क्रीन, तो आपको समझने को मजा आएगा। ये बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है क्लीन। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा है, अभी तक हम लोग ने समझा है चार्ली 177 डेज क्या रही है, इंडिया में रही है प्रीवियस ईयर में, और वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है सर। वाइल इन इंडिया शी परचेज अ शोरूम इन मुंबई, उसने मुंबई में शोरूम खरीदा है, विच वॉज लीज आउट टू अ कंपनी ऑन रेंट फॉर 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1 मई 2020। 1 मई 2020 से एक घर है जो क्या कर दिया है, घर मतलब शोरूम है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर दिया है, रेंट आउट कर दिया है। तो 25,000 रुपीज़ में रेंट आउट किया है इंटू 11 मंथ। 11 मंथ क्यों, क्योंकि 1 मई से रेंट किया है, अप्रैल में तो था नहीं। तो इसका जीएवी कितना आ जाएगा, 25,000 इंटू 11, 2.75 लाख। इसका क्या आ जाएगा, जीएवी आ जाएगा। सर वो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं दिया है, तो भाई एक्चुअल रेंट ही क्या मान लिया जाएगा, आपका जीएवी मान लिया जाएगा। विच वॉज लीज आउट टू, ठीक है, सी टेकन लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर परचेज ऑफ दिस शोरूम ऑन विच बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 97,500 अप टू 31 मार्च 21। यहाँ पे डिटेल्स दे दी है, क्या इंटरेस्ट की डिटेल दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2.75 लाख जीएवी है, म्यूनिसिपल टैक्स का तो कुछ डिटेल दिया नहीं है, तो यही एनएवी हो जाएगा। इसमें से सबसे पहले आप 30% डिडक्शन ले लो, उसके बाद आप क्या ले लो, ये वाला डिडक्शन ले लो 97,500 वाला। तो 2,75,000 का 30% कितना होता है सर, 82,500 होता है, और एक और अमाउंट लेस होगा 97,500। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, 82,500 माइनस 97, साथ में कैलकुलेट करो, 95,000 विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट है, वो नॉन रेजिडेंट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 95,000 है। सर वो नॉन रेजिडेंट है तो ये टैक्स लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। सेक्शन 9 याद करो ना, सेक्शन 9 में इनकम डीम टू रिसीव इन, डीम टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया की बात करता है, जो क्या बोलता है कि अगर आपका प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, कोई एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, अगर उससे इनकम जनरेट हो रहा है तो भाई इंडिया में टैक्सेबल है, भले ही आप कहीं पे भी रहते हो और कहीं पे भी पैसा मिल रहा है। उसके बाद बोला गया है कि उसको कुछ कैश गिफ्ट मिल रहे हैं उसके रिलेटिव और फ्रेंड्स से। ठीक है, 56,210 गिफ्ट की बात आई है तो 56,210 लग जाएगा। सबसे पहले उसके हस्बैंड के पेरेंट्स से उसको क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो अपना ससुर जी बोले तो वो तो क्या है, अपने रिलेटिव है, और रिलेटिव के ऊपर 56,210 नहीं लगता, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, उसके हस्बैंड की कोई मैरिड सिस्टर है तो वो भी आपकी क्या हो गई, ननद वगैरह हो गई। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। वो वैसे भी ये 50,000 से कम है, पर एग्रीगेट अमाउंट भी देखेंगे तो ये रिलेटिव में आ जाएगा। और उसके दो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने गिफ्ट दिया है, एक ने 1.51 लाख और एक ने 21,000 रुपये, तो टोटल 1,72,000 है। तो अगर आपको सेक्शन 56,210 अच्छे से पता है तो वहाँ पे क्या बोला गया है, वहाँ पे बोला गया है कि भाई जो गिफ्ट है वो रिलेटिव से मिलेगा तो एग्जाम्प्ट होगा, क्लोज फ्रेंड का वहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 1,72,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला ए में क्या बोला है, ए में निकालना है डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने निकाल दिया है, क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। और कंप्यूट करना है टोटल इनकम। टोटल इनकम में देखो 95,000 तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, और 1,72,000 प्लस 95,000 दैट विल बी 2,67,000। 2,67,000 आपका टोटल इनकम आ जाएगा। ये 1,72,000 ये वाला अमाउंट हो गया, और 95,000 जो ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाला था। चार्जेबल टू टैक्स अलॉन्ग विथ अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, उसके साथ साथ टैक्स भी निकालना है। तो सिंपल सी बात है ना, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा, बचे हुए 17,000 पे 5% टैक्स आ जाएगा। 17,000 पे 5% टैक्स विल बी और 850 रुपीज़ टैक्स आएगा। इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वो रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है। 87A का रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, एचयूएफ को भी नहीं। वो भी ऐसा इंडिविजुअल जो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का।
करेक्ट है। ये निकाल देना है, बस तीनों चीज़ें निकालनी थी, तो तीनों चीज़ें हम लोग ने निकाल दी है। बी वाले आंसर पे बाद में आते हैं, सबसे पहले आते हैं ए वाले आंसर पे। प्रेजेंट कैसे किया है ध्यान से देखो। सबसे पहले सेक्शन 6(1) की बात की है। सेक्शन कैसे याद करने हैं, अगर आपको याद करने की इच्छा है, सेक्शन वाइज समरी टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होने वाला है। यूज़ नहीं कर रहे हो तो कर लो भाई, मेरी मेहनत है बहुत ज़्यादा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अवेलेबल करवा दी है। उसमें क्या है, पूरा सेक्शन वाइज लिस्ट लिखा हुआ है, उसका मतलब लिखा हुआ है, और एक कॉलम आपके लिए छोड़ा है जहाँ पे आप सब कुछ शॉर्ट में लिख सकते हो। 10 पेज में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, अगर आपके अंदर इच्छा है, आपको करना है तो। सबसे पहले सेक्शन पहले पॉइंट में क्या लिखा है, सेक्शन 161 क्या बोलता है, बेसिक कंडीशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करता है। इंडिविजुअल के केस में कुछ नहीं बोलता, 182 डेज या 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले वो कंडीशन लिख दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये लोग ने लॉ लिखा है कि कानून क्या बोलता है वो लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है अगर इंडिविजुअल सेटिस्फाई कोई एक कंडीशन कर देता है तो वो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। नहीं कर पाता है तो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो इसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन डाल दिया है लॉ और उसका एक्सप्लेनेशन। थर्ड पॉइंट में क्या किया है, यहाँ पे अगर देखोगे तो जो अपना स्टोरी था क्वेश्चन का, उसको मर्ज किया है किसके साथ, लॉ के साथ। लॉ में अपने को पता है उसका क्या 365 डेज वगैरह होना चाहिए, प्लस 182 डेज होना चाहिए, प्लस 60 डेज होना चाहिए। मतलब एक कंडीशन ये है 182 डेज और दूसरा कंडीशन है 60 डेज प्लस 365 डेज, ये दोनों साथ में होना चाहिए। और ये हो गया तो डायरेक्ट रेजिडेंट बन जाओगे। तो अभी जो अपना स्टोरी है कि वो कितना दिन रहा है, क्या किया है, उसको मर्ज किया है लॉ के साथ। Therefore, residential status of Miss Charlie, an American national, for assessment year 21-22 has to be determined on the basis of her stay in India during the previous year relevant to assessment year. ठीक है भाई, हर स्टे इन इंडिया कैसे निकाला, 172 डेज फर्स्ट टाइम आई और 5 दिन सेकंड टाइम आई, तो 177 डेज हो गया। पिछले 4 साल में उसे 16 दिन आई है। तो अभी क्या किया ये देखोगे तो कुछ नहीं किया भाई, बस एकदम अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है। आपको भी इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। अगर आप चाहोगे तो क्या करोगे, घाई घाई में इसको 2 लाइन में लिख के आ जाओगे। 2 लाइन में नहीं लिख के आना है, बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। अपने को पता है प्रीवियस ईयर 18-19 में 0 है, 17-18 में 0 है, 16-17 में 0 है, फिर भी लिखना है क्योंकि मॉड्यूल में भी उसी तरीके से प्रेजेंट किया है। और ये चीज़ का एग्जामिनर पे वर्ड पड़ता है, बोलते ना, क्योंकि अगर आप इतना प्रॉपरली लिखोगे, एक तो आपका शीट भरेगा। करेक्ट है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोफेशनल एग्जाम है, सीट भरने से क्या होता है, पेपर भरने से क्या होता है। भाई आप समझो ना, आप पेपर चेक कर रहे हो, सीए इंटर का आप पेपर चेक कर रहे हो। एक पेपर आता है जिसमें 5-6 पेज भरे हुए हैं ऐसे शॉर्टकट में, और एक पेज पेपर आपके पास ऐसा आता है जिसके पीछे 2 सप्लीमेंट लगाई हुई है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे कौन सा पेपर अच्छा लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, जो थोड़ा अच्छा भरा भरा लिखा रहेगा, जिसमें अच्छे से प्रेजेंटेशन किया रहेगा। तो वो प्रोफेशनल एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम कुछ नहीं होता। ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है, आपका पेपर कोई ह्यूमन बैठ के चेक कर रहा है, तो उसको अगर ये चीज़ दिखेगी, अभी तो सप्लीमेंट वगैरह ऑनलाइन चेकिंग होता है, फिर भी पता तो चलता है अच्छे से प्रेजेंट किया है, इतने सारे पेपर अटैच है। तो आपको क्या करना है, जिस हिसाब से मॉड्यूल में प्रेजेंट किया, भले कोई भी बोले, मैं भी कल को कुछ बोलता हूँ ना कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, जैसे मॉड्यूल में किया है वैसे ही करना चाहिए। पर अपने को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बना देना है। जैसे मैंने आपको बोला था, सबसे पहले क्या कर दो, लॉ लिख दो, फिर फैक्ट लिख दो केस के, फिर दोनों को मर्ज कर दो, और उसके बाद लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख दो। करेक्ट है। तो उससे क्या होता है, ये पूरी चीज़ें भर जाती है, हर एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है। और ये देखो, ये लिखने का बहुत अच्छा तरीका है। इस हिसाब से आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो। द टोटल बाद में क्या किया है, उसको वही इंटरप्रिटेशन चल रहा है कि टोटल स्टे ऑफ असेसी ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर इज़ लेस देन 182 डेज। तो वहाँ पे तो एप्लीकेबल नहीं होता, और पिछले 4 साल में भी वो 16 दिन ही रहा है, 365 नहीं रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया है कि वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या निकाला है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला है। अभी क्या कर रहे हैं, टोटल इनकम का कंपटीशन कर रहे हैं, मैंने आपको करके दिखा दिया है। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का 2,75,000। नोट में क्या लिखना है, नोट में बड़ा ही सिंपल सा लिखना है कि सिंस म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट का डिटेल नहीं दिया है, फेयर रेंट वगैरह का, तो हम लोग जो एक्चुअल रेंट आ रहा है उसको ही क्या मान रहे हैं, जीएवी मान रहे हैं।
करेक्ट है। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दिया नील, तो आपका 2,75,000 NAV आ गया। उसमें से 30% डिडक्शन स्टैंडर्ड लेस कर दिया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर दिया 97,500 जो कि डायरेक्टली दिया हुआ है, और लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में पूरा इंटरेस्ट अलाउड होता है। अदर सोर्सेज पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पेरेंट्स, हस्बैंड के पेरेंट्स से जो चीज़ मिली है वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगी क्योंकि रिलेटिव है, सेक्शन 56(2)(10) का रेफरेंस दिया हुआ है। सेकेंड, मैरिड सिस्टर जो कि हस्बैंड की है वो भी सिस्टर इन लॉ है और वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव है, तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। और थर्ड, जो गिफ्ट मिला है आपके फ्रेंड से वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो टोटल आपका इनकम 2,67,000 हो गया। उसके बाद 850 आपका टैक्स आया, 34 हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसा आया, तो टोटल टैक्स आपका कितना आ गया, 880 रुपये आ गया। नोट क्या क्या लिखे हैं ये ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे जितना पॉसिबल हो रहा है नोट्स लिखना है। एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन में तो लिखना ही लिखना है, कोई भी हालत में लिखना है। पीछे टाइम का कुछ हो जाए तो ठीक है, पर नोट जितना कम लिखोगे उतने कम मार्क्स आएंगे, बस ये समझ लेना। जितने ज़्यादा नोट्स लिखोगे, और नोट कुछ भी नहीं फेंकना है। अभी देखो वो एक्चुअल रेंट वाला नोट लिख दिया, फिर यहाँ पे 56(2)(10) वाला नोट लिख दिया कि अगर रिलेटिव से मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होगा, करेक्ट है, तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। 87A रिबेट अगर नॉन रेजिडेंट को है तो वो 87A का रिबेट नहीं मिलता नॉन रेजिडेंट को। और चौथा पॉइंट, अगर यहाँ पे क्या लिखा है स्टार मार्क कर दो, अगर 115 BAC वो लेगा तो भी उसको सेक्शन 24 का तो डिडक्शन मिलेगा ही। तो 115 BAC ले रहा है नहीं ले रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप जब पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, फटाफट आपको बता दिया। नेक्स्ट, ये पार्ट 1 हो गया आंसर का। पार्ट 2 में क्या पूछा है, वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज, क्या उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होगा। एज्यूम करो कि वो क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और टोटल इनकम उसका कितना है, इंडियन सोर्स से 18 लाख है, और वो USA में टैक्स के लिए लायबल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो, ये घुमाने वाला काम कर रहा है। मैं एकदम कोई ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, कहीं पे मॉड्यूल में लिख रहेगा, एक भी ब्लैंक पेज नहीं है। देखो, दो नए कंसेप्ट्स आए हैं। कौन कौन से दो सर नए कंसेप्ट आए हैं, एक सेकेंड, क्या यहां पे समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को 182 डेज वाला कंडीशन देखना होता है। अगर नहीं होता है तो 60 और 365 डेज वाला कंडीशन देखना होता है। बट एक्सेप्शन लिखा हुआ है, मैं सेकेंड एक्सेप्शन पे आता हूं जो कि अपने क्वेश्चन के रिलेटेड है। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन, तो अपने को बोल दिया कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर इंडिया में विजिट करने आता है तो सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखना होता है। तो यहाँ पे 182 डेज सेटिस्फाई होता है, नहीं होता है 177 होता है, ठीक है सर। बट आगे बोला गया है, उसके रिलेटेड एक पॉइंट और है, उसमें क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट करने आता है और उसका इंडियन सोर्स से इनकम कितना है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो आपको क्या देखना है कि अगर वो 182 डेज नहीं होता है सेटिस्फाई, अगर वो 120 डेज भी आ जाता है प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज इंडिया में रह जाता है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा, करेक्ट है। और हमेशा वो R एंड NOR होगा, कभी भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 120 डेज तो सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि वो 177 डेज रह जाता है, पर सेम प्रॉब्लम है कि वो पिछले 4 साल में सिर्फ 16 दिन इंडिया में रहा है, 365 डेज नहीं होता, तो यहाँ के हिसाब से भी वो रेजिडेंट नहीं बन पाएगा, करेक्ट है। सेकंड, एक डीम रेजिडेंट का कंसेप्ट होता है, उसमें भी यही रहता है कि भाई अगर तुम पूरी दुनिया में कहीं पे भी टैक्स नहीं भर रहे हो तो ये मान लिया जाएगा कि तुम कहाँ टैक्स भरोगे, इंडिया में टैक्स भरोगे, पर वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, करेक्ट है, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो सेम बात है। तो अभी वापस आ जाते हैं, इसका आंसर पढ़ लेते। तो कोई, मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई चेंज नहीं होगा, अगर भले ही वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, 18 लाख रुपए है उसका इंडियन सोर्स से इनकम, फिर भी आंसर में कोई हमें चेंज नहीं दिखेगा। तो इफ शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स कितना है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, डेट इज 18 लाख है। कंडीशन ऑफ स्टे इन इंडिया 120 दिन प्लस 365 डेज सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि वो 16 दिन रहती है, तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। फिर सेक्शन 61A जो मैंने बोला डीम रेजिडेंट है, वो किसके लिए है, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। सिंस सी इज अमेरिकन नेशनल दैट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रोविजन ऑफ 61A वो क्या होगा, अट्रैक्ट ही नहीं होगा, नॉट गेट अट्रैक्टेड इन हर केस, इवन दो शी इज पर्सन ऑफ
ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा होती है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ गया रहेगा पूरा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। अभी आपको यहाँ पे क्या नोट क्या क्या लिख सकते हैं ये आपको अच्छे से समझना है। प्रेजेंट कैसे किया है, पहले लॉ लिखा है, फिर उसको इंटरप्रेट किया है, मतलब लॉ को और अपनी स्टोरी को मिक्स किया है, फिर कॉम्पिटिशन किया है, फिर नोट्स लिखे हैं, तो आपको भी उसी हिसाब से लिखना है। ऐसा कर सकते हैं कि हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दो कि पहले मैं लॉ लिखूंगा, फिर फैक्ट लिखूंगा, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा, दोनों को मिक्स करूंगा, लास्ट में कंक्लूजन लिख दूंगा, फिर कुछ है ऐसे कॉम्पिटिशन वगैरह तो कर दूंगा। क्योंकि क्या होगा, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करना चाहोगे ना, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होगी कि फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा था, ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा था, और क्वेश्चन अनलिमिटेड है और टैक्स में नए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लो, उस हिसाब से करो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक वाइक कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। कल आज ही आ जाएगा, पर मैं ऐसा बोलना चाहूँगा डेली एक एक वीडियो आएगा कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम के ऊपर।